गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 6 का आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है गेटिंग टू नो प्लांट। ये चैप्टर 7 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्लांट को समझेंगे कि प्लांट में क्या क्या होता है, क्यों जरूरी है प्लांट को समझना या पढ़ना। ओके, तो प्लांट, व्हाई वी स्टडी प्लांट। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम प्लांट को क्यों पढ़ना चाहते हैं या प्लांट को हम क्यों जानना चाहते हैं, प्लांट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला जो इसमें देखने को मिल रहा है, व्हाई स्टडी प्लांट। तो प्लांट्स आर ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, तो जीवन के लिए जो जरूरी गैस है वातावरण में वो क्या है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? प्लांट। तो प्लांट आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। दीज आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी प्लांट ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, so plants are the only source of oxygen in our earth. Okay, next they are the major source of food. They are also the source of food. हम जान रहे हैं कि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता क्या है, इसको देखिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, हालांकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम आगे प्लांट को जब आगे लेके जाएंगे, लीव्स को स्टडी करेंगे, तब हम फोटोसिंथेसिस को वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस में वास्तव में होता क्या है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और फूड की बात हो रही है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे भी समझना जरूरी है। इसलिए इसको देखिए, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, लीव्स में प्रोसेस चलता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट एंड एक क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा लीव्स में, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के, तो बनाएंगे क्या? दे विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6, यानी कि ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है, यही स्टार्च, ये क्या है? ग्लूकोज या स्टार्च, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण होगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें दो चीजें मिल रही हैं। ये जो ग्लूकोज यानी कि स्टार्च के रूप में जो प्लांट की बॉडी में स्टोर होगा, ये एक्चुअली में है फूड। ये क्या है? फूड। तो सी हियर, हमें इस फोटोसिंथेसिस क्रिया में दो चीजें मिल रही हैं। एक तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, दूसरी हमें फूड मिल रहा है। ओके, इसीलिए ये पहले पॉइंट में जो कहा गया है, प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ, तो बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन, दे आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे आर आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ फूड। फूड के भी ये सोर्सेस हैं। प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स हैं ऐसे जो हम फूड के तौर पे लेते हैं, चाहे प्लांट्स की लीव्स हों, बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स को हम खाते हैं,
बहुत सारे प्लांट्स की स्टेम्स को हम खाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स को हम खाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स को, सीड्स को और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के हम लोग फीड करते हैं, यानी कि वी यूज्ड टू ईट देम एज़ ए फूड। ओके, so they are known as the primary source of energy। यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है इस फोटोसिंथेसिस में। तो सन इज एक्टिंग एज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड plants are the producer of the food, so they are utilizing this energy। सन की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं ये प्लांट और सबसे पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, एंड दे कैन प्रोड्यूस द फूड automatically by the raw material। what are the raw material? These are the raw material, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंस में ये क्रिया हुई फोटोसिंथेसिस, इसके फलस्वरूप क्या बना, फूड प्लस ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ओके, तो ऑक्सीजन भी हमें मिल रही है और फूड भी हमें मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है और पूछा जाए कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां पे आप सन लिखेंगे, सन को करेक्ट करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, प्लांट्स है। ओके, तो प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर making their own food, and this food is available for us also, for the animals also। okay, they maintain soil fertility। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, तो दे मेंटेन द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब उर्वरक क्षमता, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखते हैं। ओके, तो दे मेंटेन फर्टिलिटी, बिल्कुल सही है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल की रूट्स क्या करती हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखती हैं। तो जो बारिश होगी या पानी होगा तो उससे रन ऑफ मिट्टी उसके साथ बहती नहीं है, तो ये पानी मिट्टी को रोक के रखती हैं जड़ें। तो जड़ों में जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स, वो जड़ें जो है उनको होल्ड करके रखती हैं, और जो फर्टाइल सॉइल है ऊपर की टॉप मोस्ट सॉइल, पानी जब होगा, बारिश होगी तो वो बारिश के साथ मिलके घुल के चली जाएगी दूर। तो ये क्या है, करे अल्टीमेटली सॉइल इरोजन हो जाएगा, इरोजन बंजर हो जाएगी क्योंकि उसकी फर्टाइल सॉइल इरोड हो गई। So they maintain the soil fertility. They also maintain the prevent soil erosion. Soil erosion भी prevent करते हैं। They cause rain. Yes, rain भी cause करते हैं। rain, बारिश, बारिश ज्यादा प्लांट्स होंगे, ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन के फलस्वरूप क्या होगा, वाटर वाटर वेपर में एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा वेपर के रूप में, और ऊपर जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होके वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आता है, और यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आना पानी का, बारिश कहलाता है, रेन। तो
प्रेसिपिटेशन के फलस्वरूप क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर जो है, जो वाटर ऑब्जर्व कर रही हैं रूट्स और प्लांट्स तक पहुंचा रही हैं, एक्सेस वाटर का लॉस, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के फलस्वरूप वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होगा, तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर कंडेंस होंगे, क्लाउड बनेगा, और यही कंडेंसेशन के फलस्वरूप ये जब फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगी, तभी वो बारिश के रूप में नीचे आएंगी, प्रेसिपिटेशन के रूप में। ठीक है, तो दिस प्लांट आल्सो दे कॉज रेन, बारिश। ठीक है, दे रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक गैस रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पूरी अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग, ये अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव, अर्थ के ऊपर एक लेयर है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में अहम भूमिका निभा रही है। अगर ये लेयर बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज करता जाएगा, तो ये लेयर क्या है, मोटी हो जाएगी। और जब ये लेयर मोटी होगी तो जो एक्सेस हीट अर्थ की है, जो कि इस लेयर को क्रॉस करके बाहर चली जा रही है, वो एक्सेस हीट इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, और अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, एक तरफ हम यहाँ पे रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे रखते हैं ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे रखते हैं हम प्लांट्स, और यहाँ पे रखते हैं हम एनिमल्स। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे मैं हूं। तो अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। ठीक, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस माध्यम से ही क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, एनिमल, एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी प्रोसेस चलेगी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलेगी। इसमें चलेगी, प्लांट में फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन। ओके, तो दो प्रोसेसेस हैं। अब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो ये क्या करेगा, ये प्लांट और एनिमल आपस में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस बनाए हुए हैं। अब अगर प्लांट्स कम होते जाएंगे, सपोज दैट इनको कम करते चले जाओगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वालों की कमी हो जाएगी। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, आसपास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, फायर होना, और भी बहुत सारी, और जितने ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ये सारी चीजें, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, और ये सारी चीजें जो फ्यूल्स का बर्न होना, ये अल्टीमेटली दे आर प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, चूंकि प्लांट्स कम हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, ये जो वो वाली मैं बता रहा था, लेयर जो कि ऊपर है अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की, वो थिक होती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ के टेम्परेचर को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, गिव शेल्टर टू मैनी एनिमल्स,
मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल प्लांट के शेल्टर में रहते हैं। इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स प्लांट के शेल्टर में रहते हैं। बर्ड्स, बहुत सारे प्लांट के शेल्टर में बर्ड्स रहते हैं। तो दे आर द शेल्टर, दे आर द होम of many wild animals, insect, birds, है ना, animals, and the list goes on। ये लिस्ट बहुत सारी लंबी हो सकती है, लंबी होगी ही, क्योंकि प्लांट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट part of our life। They are playing very crucial role in maintaining the proper environmental conditions to survive on the earth। Okay? Okay then. So these are some of the beneficial point. Why should we study the plant? Okay. Next, classification of the plant. See, basically, plant can be classified into three basic categories। कौन कौन सी हैं? अब किस बेस से हम पॉइंट कौन सा लेंगे, किस पॉइंट ऑफ बेस से हम क्लासिफाई करेंगे? क्योंकि क्लासिफाई करने के लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए। अगर हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तुओं से सेपरेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट तो हम सोचेंगे ना भैया, कि इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम इनको अलग अलग कर रहे हैं। तो हम किस बेस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में करेंगे, वो बेस देखिए। बेस है क्या है? पहला बेसिस जो है, पहला बेसिस है हमारा थिकनेस ऑफ देयर स्टेम। कि उनकी स्टेम यानी कि तना, उस तने की मोटाई क्या है, कि तना मोटा है, पतला है, कैसा है? तने की मोटाई पहली बात। दूसरी, ऑरिजिन ऑफ देयर ब्रांचेस, कि उनकी ब्रांच कहाँ से निकल रही हैं। बिल्कुल एकदम ग्राउंड के पास से ही बेस से निकल रही हैं, या थोड़ा सा ऊपर से निकल रही हैं, या एकदम अपर पोर्शन से निकल रही हैं। तो ब्रांचेस कहाँ से उस प्लांट में निकल रही हैं। तो ये दो पॉइंट हम को बेस बनाएंगे, और इसी पॉइंट को बेस बनाते हुए हम प्लांट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। वो कैटेगरी कौन सी हैं? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो प्लांट को क्लासिफाई करना है, तो प्लांट को हम यहाँ पे थ्री बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या होंगे? हर्ब्स। दूसरे क्या होंगे? श्रब्स। और तीसरे क्या होंगे? ट्रीज। देखिए, एक मैं आउटर लाइन आपको बताए दे रहा हूं कि हमने बेस क्या बनाया है? उनकी स्टेम, उनकी तना, उनका तना, और उनकी टहनियां, ब्रांचेस। कि ब्रांचेस, टहनियां कहाँ से निकल रही हैं, और तना उनका कैसा है। तो देखिए, हर्ब्स के जो भी तने होंगे या स्टेम होंगी, तो स्टेम ऑफ द हर्ब हर्ब की जो स्टेम होंगी, स्टेम को हमने बेस बनाया है, तो स्टेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, तो हर्ब की जो स्टेम होंगी वो ग्रीन होंगी। दूसरी बात, इनकी स्टेम जो है वो वीक होंगी वीक होंगी। तीसरी बात, इनकी स्टेम जो है सॉफ्ट होंगी। ग्रीन, वीक एंड सॉफ्ट स्टेम होंगी। ब्रांचेस बिल्कुल बेस से निकलेंगी। अगर हम ब्रांच की बात करें, तो ब्रांचेस दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस। तो ब्रांच कहां से? बेस से निकल रही होंगी, बिल्कुल जमीन के पास से। ठीक है। इनके केस में, श्रब के केस में देखिए, श्रब के केस में जो स्टेम होगी, वो स्टेम ऑफ द श्रब वो वीक होगी। ये ग्रीन हो भी सकती है, ग्रीन नहीं भी हो सकती है, लेकिन जनरली दे आर नॉट ग्रीन। ओके। तो वीक वीक होंगी, लेकिन वीक इतनी भी नहीं होंगी कि एकदम टूट जाएं। दे विल बी हार्ड। हम वीक नहीं कहेंगे इनको, वीक वी विल नॉट से वीक। वीक नहीं होंगी, हार्ड होंगी। ठीक है।
सॉफ्ट की जगह हार्ड हो गई। वीक वर्ड मैंने इसमें यूज नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तोड़ेंगे तो टूटेगी नहीं, टूट भी सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं। तो वीक फिर भी हम यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। हार्ड होंगी स्टेम, और दूसरी बात ये कि दे विल नॉट बी सच थिन होंगी, मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं होंगी, थिन होंगी। स्टेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हार्ड तो होंगी लेकिन मोटी बहुत नहीं होंगी, यानी कि दे विल बी थिन, नॉट थिन, नॉट थिक। थिन ना लिखो तो नॉट थिक जरूर ही लिख दो। थिक नहीं होंगी एज कंपेयर टू द ट्रीज। ठीक है। और ब्रांचेस, ब्रांचेस वो भी बेस से ना निकल के थोड़ा सा ऊपर से निकलेंगी। ठीक है। नॉट एग्जैक्टली ब्रांचेस, not exactly from the base, not arising from the base, arising from the base, not exactly arising from the base, थोड़ा सा ऊपर से ब्रांचेस निकलेंगी। ओके। और इनके केस में जो ब्रांचेस बेस से तो निकल ही रही हैं और बहुत ही फीवर होंगी। फीवर का मतलब हो गया कम होंगी, फेवर। दे विल बी नॉट मच ऑफ द ब्रांचेस विल बी देयर इन केस ऑफ हर्ब्स। लेकिन श्रब में ब्रांचेस होंगी, पर्याप्त मात्रा में ब्रांचेस होंगी, लेकिन वो ब्रांचेस बिल्कुल बेस से नहीं निकल रही होंगी, थोड़ा सा ऊपर निकल रही होंगी। दूसरी बात, प्लांट्स, ये जो श्रब्स हैं, ये बहुत, हर्ब्स जो हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे, स्मॉल होंगे। और ये जो हैं, ये ज्यादा स्मॉल भी नहीं है तो लार्ज भी नहीं है, यानी कि मीडियम साइज के हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी हाइट से थोड़ा बड़े या मेरी हाइट तक के, ह्यूमन हाइट से थोड़ा बड़े या ह्यूमन हाइट के जैसे, इनको हम श्रब या थोड़े से बड़े, ओके, श्रब में कंसीडर करेंगे। मीडियम साइज होगी इनकी हाइट। और ट्रीज, ये बहुत ही ज्यादा टाल होंगे, दे विल बी टाल। स्टेम इनकी हार्ड होगी, हार्ड स्टेम होगी, और हार्ड के साथ साथ थिक भी होगी, थिक स्टेम होगी। दूसरी बात, ब्रांचेस जो अराइज करेंगी, arises from branches arises from upper part, arises from upper part, ऊपर ब्रांचेस जाके अराइज होती हैं। ओके। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि जरूरी थे जानना, हर्ब्स के बारे में, सिरप्स के बारे में, ट्रीज के बारे में। ओके। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल। हम हर्ब्स को देखेंगे अभी, उसके बाद श्रब को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम ट्रीज को भी समझेंगे। ओके। तो हर्ब्स देखिए, हर्ब्स, दे आर प्लांट दैट हैज ग्रीन, इनकी जो ब्रांचेस हैं देखिए ग्रीन है, फ्रेल स्टीम, वीक स्टीम है, स्टेम जो है वो वीक है। यूजुअली दे आर स्मॉल प्लांट, ये स्मॉल साइज के भी हैं। हैविंग फेबर ब्रांचेस, देखिए ब्रांचेस भी इनकी बहुत ही कम है। ओके। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, अभी अभी डिस्कस हुआ था। फेबर स्पेन, दे आर ग्रीन, फ्रेल स्टेम and small plants having faber branches. These are some of the पिक्चर में देखिए, ये कुछ आपके सामने जो पिक्चर दी गई हैं ये हर्ब की हैं। हर्ब की पिक्चर्स आपके सामने हैं, आप इनको देखिए। ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर, ये हर्ब की हैं। नीचे और भी कुछ पिक्चर्स हैं हर्ब की, उनको भी आप देख लीजिए। थाइम है, रोजमेरी है, डिल है, टेरागोन है, चाइव या चीव बोलेंगे इसको, कोरिएंडर है, बे है, सैग है,
basil है, oregano है. These are the examples of herbs. ये herbs के कुछ examples हैं जो आप यहाँ की आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं इनको. ओके, तो इसमें देखिए कोई भी बहुत ज्यादा हाइट का नहीं है और सब ग्रीन है. स्टेम इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि वीक स्टेम है और बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, फेवर ब्रांचेस हैं. ओके, और जो ब्रांचेस हैं एकदम बेस से ही, एकदम बिल्कुल पास से ही निकल रही हैं सब. ठीक है, बेस से ही ब्रांचेस निकल रही हैं. किसी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर जाके ब्रांचेस निकल रही हूँ. कोई भी एक भी पॉइंट देख लो. ओके, श्रब का देखिए, श्रब, दीज आर प्लांट विथ हार्ड, देखिए इनकी स्टेम हार्ड है एज कंपेयर टू द हर्ब. हम हर्ब से कंपेयर कर रहे हैं, ट्रीज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसको. दे आर हार्ड बट नॉट एग्जैक्टली विद द थिक स्टेम. हार्ड तो है लेकिन थिक स्टेम नहीं है. नॉट, दे हैव हार्ड स्टेम but they do not have thick stem. Okay, their branches generally originate from the base of their stem. स्टेम के बेस से ही उनकी ब्रांचेस आ रही हैं. बेस से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपर पोर्शन की बात भी नहीं करेंगे, एकदम अपर से भी नहीं है, एकदम बेस से भी नहीं है, थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि बेस से ब्रांचेस इनकी एराइज हो रही हैं. ठीक है, श्रब में क्या होगा, बेस से इनकी ब्रांचेस जो हैं, ब्रांचेस जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम. These are much taller than the herbs. Herbs से ज्यादा taller हैं, much taller than the herb, but are usually shorter than the trees. Herb से taller तो हैं, लेकिन trees से shorter हैं. ठीक है? As compared to the trees, they are shorter. But as compared to the herbs, they are taller. Okay? कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर में आपके सामने जैस्मीन है, जैस्मीन को चमेली कहते हैं, रोज है, गुलाब है. जैस्मीन ये चमेली है, चमेली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था पहले, चमेली है, रोज गुलाब, तुलसी, तुलसी को तुलसी ही कहते हैं, हिबिस्कस चाइना रोज, इसको गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल. ठीक है, तो इनकी देखिए ना तो हाइट ज्यादा है और ना ही इनकी आ, जो स्टेम है बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है. स्टेम मोटी नहीं है, हाइट ज्यादा नहीं है, स्टेम हार्ड है, दे कैन अपराइट, अपराइट सीधे खड़े हो सकते हैं. ठीक है, स्टेम हार्ड है लेकिन स्टेम मोटी नहीं है. ब्रांचेस देखिए, सारी की सारी ब्रांचेस नीचे से ही, बेस से ही निकल रही हैं, बहुत ज्यादा दूर से नहीं. देखिए बेस से ही ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है. ठीक, ओके. ट्रीज को देखिए, ट्रीज, these are the plant which are very tall, they are very tall. बहुत बड़े बड़े ट्रीज को देखेंगे आप, मैंगो का ट्री हो, नीम का ट्री हो, शीशम का ट्री हो, बबूल का ट्री हो. ठीक है, ये सभी ट्री को देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो दे आर वेरी टाल एंड दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम. उनकी स्टेम जो है वो थिक होती हैं और हार्ड होती हैं. स्टेम स्टेम की अगर बात करें तो दे हैव वेरी थिक एंड हार्ड स्टेम. ओके, द ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर पार्ट. इनकी जो ब्रांचेस हैं वो अपर पार्ट से ओरिजिनेट करती हैं, मतलब कि पहले इनकी स्टेम चलेगी, स्टेम के बाद में फिर ब्रांचेस आएंगी, तो ब्रांचेस ऊपर की तरफ से निकलेंगी.
श्रब में देखा था कि ब्रांचेस बिल्कुल बेस से निकल रही थी, नहीं, इसमें बेस की तरफ से नहीं निकलेंगी, इसमें ऊपर से निकलेंगी। तो ब्रांचेस विल अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ट्री एंड आर वेरी हाई अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से काफी ऊंचे होते हैं, दूर से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो दे आर मोस्ट वेरी वेरी टाल प्लांट्स and having thick and hard stem. Branches generally arise from the upper part. Okay? यहाँ पे कोकोनट ट्री दिया हुआ है, बनियान ट्री, बरगद बोलते हैं इसको, मैंगो आम का है, पीपल हो सकता है। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका होता है, बनियान का फाइकस बेंगलेंसिस होता है, पीपल का फाइकस रिलीजियोसा होता है। अगर शीशम की बात करें तो शीशम का दलबर्जिया शीशो होता है। अगर हम नीम की बात करें तो नीम का आजादी देशटा इंडिका होता है। अगर हम बबूल की बात करें तो बबूल का आप बताएंगे हमें। ओके, कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे बबूल का क्या होता है। ओके, इनके साथ साथ अभी हमने ट्री प्लांट्स को 3 बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम एंड ब्रांचेस। ठीक है, कि वो स्टेम उनकी कैसी है, उनकी ब्रांचेस कहाँ से अराइज होती हैं। इस बेस को हमने पॉइंट में लिया था और हमने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स को कितने 3 बेसिक कैटेगरीज में, टाइप्स में, हार्ब, श्रब और ट्रीज में। इनके अलावा भी 2 प्रकार के और प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या है? क्रीपर्स। क्रीपर्स जो जमीन में फैलते हुए चले जाते हैं, और क्लाइंबर्स जो कि किसी न किसी सहारे में चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स दे आर आल्सो द प्लांट्स, वो भी प्लांट्स हैं। तो ये 2 टाइप्स के और भी प्लांट्स आपको स्टडी करने हैं इसमें, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ओके, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब क्रीपर्स क्या है, क्लाइंबर्स क्या है, उनको देखिए। पिक्चर्स में आपको क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों दिखाई देंगे। ये ऊपर की जो 2 पिक्चर्स हैं, इसमें क्रीपर्स हैं, जैसे कि बोटल गार्ड। बोटल गार्ड को बोलते हैं क्या? लौकी। और पंपकिन, कद्दू। बोटल गार्ड एंड पंपकिन बोथ आर द क्रीपर्स। ये फैल जाते हैं जमीन में दूर दूर तक, ग्राउंड में ही रहेंगे और ग्राउंड में ही फैलते चले जाते हैं। ठीक है, और बीटर गार्ड, यहाँ बोटल गार्ड था, ये बीटर गार्ड है। बोटल गार्ड लौकी थी और ये बीटर गार्ड क्या है? करेला। ओके, तो ये लौकी थी, इसको लौकी लौकी बोलते हैं। ठीक है, इसको कद्दू बोलते हैं, और ये करेला है। और ये ग्रेप वाइन आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ग्रेप वाइन को क्या बोलते हैं। ओके, सब कुछ हम ही बता देंगे तो आप क्या बोलोगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में भी तो लिखना है आपको। ओके, बीटर गार्ड देखिए, बीटर गार्ड ये क्लाइंबर्स हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। और ग्रेप वाइन्स देखिए, ये भी, इनकी बेलें भी ऊपर की तरफ ही चढ़ती चली जाती हैं। ओके, क्रीपर्स को हम डिटेल में देखते हैं अब। सी, क्रीपर्स कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? दीज आर द प्लांट विच हैव सॉफ्ट। इनकी देखिए स्टेम कैसी है, सॉफ्ट है, वीक है और ग्रीन है। स्टेम कैसी है? सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन। ओके, हेंस दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। और क्योंकि इनकी स्टेम एक तो मुलायम है, दूसरी कमजोर है, इसलिए ये सीधी नहीं खड़ी हो पाते हैं। और सीधे नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा? ये स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे जमीन में ही चारों तरफ। ओके, तो चूंकि
इनकी स्टेम वीक है, सॉफ्ट है, इसलिए ये अपने भार को बर्दाश्त नहीं कर पाती स्टेम इनकी, और ये सीधे नहीं खड़े हो सकते। अब चूंकि ये सीधे नहीं खड़े होते तो ये क्या होंगे, फैलते चले जाएंगे। ओके, देखिए सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम होगी, हेंस दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। ये कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, सीधे नहीं खड़े हो सकते। स्प्रेड देमसेल्फ ऑन द ग्राउंड, इसीलिए ये क्या करेंगे, अपने आप को ग्राउंड में स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने हैं, पंपकिन है और बोटल गार्ड है। ओके, नेक्स्ट क्लाइंबर्स देखिए, दे आर आल्सो द प्लांट विथ सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। इनकी भी स्टेम जो है सॉफ्ट है और वीक है। कैसी है, सॉफ्ट है और वीक है। लेकिन एक पॉइंट वहां पेपर्स में आपने देखी थी, वहां पे स्टेम के बारे में जो लिखा गया था कि सॉफ्ट है, वीक है, ठीक, लेकिन ग्रीन है, ये कहा गया। और यहाँ पे ग्रीन वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि इनकी स्टेम ग्रीन नहीं होती है, नहीं, इनकी भी स्टेम यूजुअली ग्रीन ही होती है। ओके, तो सॉफ्ट है, वीक है, और जिसकी वजह से ये भी स्ट्रेट अपने आप नहीं खड़े हो सकते, लेकिन इनके पास हुक होंगे, हुक होंगे, टेंड्रिल्स टाइप की होंगी, जो कि किसी न किसी सपोर्ट में वो उलझ जाएंगी, और उन्हीं से वो उसको खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगी। मतलब कि दे कैन क्लाइंब ओवर द सपोर्टिंग मीडियम, कोई भी सपोर्टिंग मीडियम मिल जाएगा, उसके ऊपर चढ़ती हुई चली जाती है विद द हेल्प ऑफ हुक एंड टेंड्रिल्स। ओके, तो देखिए, इंस्टीड ऑफ स्प्रेडिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को ग्राउंड में चारों तरफ फैलाने के अलावा क्या करती हैं, फैलाने के मतलब कि फैलाएंगी नहीं, वो क्या करेंगी, अपने आप को चढ़ाएंगी ऊपर की तरफ। ओके, ऑन द ग्राउंड दे टेक सपोर्ट ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं, दे टेक सपोर्ट ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई प्लांट हो सकता है, वॉल हो सकती है, या कुछ इस प्रकार के सपोर्ट लकड़ी के बनाए जाएं जिससे कि उसके ऊपर वो चढ़ जाए। तो दे कैन क्लाइंब ओवर द सपोर्ट with the help of hooks and tendrils. ओके, तो ये बीटर गार्ड एंड ग्रैप वाइन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्रीपर्स को भी समझ लिया, हमने यहाँ पे आपको क्लाइंबर्स को भी समझा दिया, यानी कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड हर्ब, श्रब और ट्रीज। तो प्लांट को बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। पहली कैटेगरी थी हर्ब की, दूसरी कैटेगरी थी श्रब की, तीसरी कैटेगरी थी कौन सी, ट्रीज की। इनके अलावा भी हमने 2 टाइप्स के और प्लांट्स को स्टडी किया, कौन से, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ओके, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें हम लोग स्टडी कर लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सी, प्लांट के कई पार्ट्स होंगे। ग्राउंड के नीचे और ग्राउंड के ऊपर प्लांट की बॉडी होती है। तो ग्राउंड के नीचे जो है, अंडर द ग्राउंड, रूट्स होती हैं, रूट्स। ओके, ग्राउंड के ऊपर जैसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे तो स्टेम्स होंगी, स्टेम्स में ब्रांचेस होंगी, ठीक है,
ब्रांचेस में लीव्स होंगी, ब्रांचेस में ही आ, ये स्टेम के ही पार्ट्स हैं। स्टेम में ब्रांच हैं, स्टेम में क्या है देखो, स्टेम में ब्रांच है, स्टेम में लीव्स हैं, और स्टेम में ही फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स, स्टेम में ही फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स, और स्टेम में ही बर्ड्स होंगी। तो ये सब क्या है, स्टेम में ही पाए जाने वाले हैं। ब्रांचेस, लीव, फ्रूट्स, फ्लावर, बर्ड्स और रूट्स। रूट्स नीचे ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड के नीचे स्प्रेड करती हैं। रूट्स के माध्यम से प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल, मिनरल, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टेम के थ्रू बाकी पोर्शन में, ब्रांचेस में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, बर्ड्स में सप्लाई करते हैं। लीव्स क्या करेंगी, लीव्स, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी, अभी हमने सीखा था पहले। लीव्स से फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि यहाँ पे फूड का निर्माण होता है। यानी कि लीव्स जो कि प्लांट के अपर पोर्शन में है, तो वाटर और मिनरल का मूवमेंट तो रूट से लीव्स की तरफ हो रहा है, यानी कि फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसका वाटर और मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड। यानी कि प्लांट में जो मूवमेंट वाटर और मिनरल का है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो लीव्स में फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, उस फूड का मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। यानी कि ये फूड का निर्माण जो हो रहा है वो, इसका मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। और ये फूड का मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है वो भी स्टेम के थ्रू ही होगा। लीव से स्टेम, स्टेम में ब्रांचेस में, फ्रूट्स में, और ये सब प्रकार से नीचे की तरफ। मतलब कि लीफ टू, यहाँ पे अगर लीव्स ऊपर लिख दें, लीव्स, ठीक है, और यहाँ पे रूट्स नीचे लिख दें, रूट्स, तो वाटर और मिनरल, यहाँ पे वाटर और मिनरल का मूवमेंट, मिनरल, मिनरल्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, और फूड चूंकि लीव्स में बन रही है तो फूड का मूवमेंट नीचे से, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, प्लांट्स के पार्ट्स में हम यही सारी बातें सीखेंगे। रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, बर्ड्स, अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए, ये जमीन के नीचे ये जो ब्रांचेस नुमा स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ हैं, वो क्या हैं, वो रूट्स हैं। और इसके बाद में ये जो है, ये स्टेम है, स्टेम देखिए, स्टेम है, और ये लीव्स हैं, ठीक है, और ये फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले, ये 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 स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये एक्चुअली में क्या हैं, ये बर्ड्स हैं। बर्ड वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से कोई स्टेम निकले, जहाँ से कोई स्टेम नहीं, जहाँ से कोई ब्रांच निकले, जहाँ से कोई फ्रूट निकले, जहाँ से कोई लीफ निकले, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर होंगे, कुबड़नुमा स्ट्रक्चर जो निकलेगा बाहर की तरफ, वो क्या कहलाएगा, बर्ड कहलाएगा। ओके, ओके देन, आज के लिए इतना काफी है। शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आप सभी के योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।